हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरी जाती है सैलरीड पर्सन के द्वारा, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे ही हम गूगल पे गए तो यहाँ पे ऑप्शन हम भरेंगे इनकम टैक्स ऑनलाइन। इस ढंग से हम जब भरते हैं तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास यहाँ यूआरएल आते हैं। तो आपने जो जाना है ई पोर्टल इनकम टैक्स .gov.in, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफिशियल पेज खुलेगा इनकम टैक्स वेबसाइट वालों का। ये आपसे सबसे पहले बोलेगा कि आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिए। आप चाहे तो पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, आधार भी, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपना आप यहाँ पे जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डालें तो सबसे अच्छा रहेगा। ये कैपिटल में रहता है। देखिए, जब मैंने डाल दिया तो ये आगे बोलता है कि आप अपना पासवर्ड डालिए। तो पासवर्ड डालने से पहले इस ये जो रेडियो बटन है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जब मैंने ये पासवर्ड डाल दिया तो देखिए ये आपको पहुंचा देता है। ये बोला कि और जगह भी लॉगिन हुआ है, तो मैं इसको बोलूँ कि आप यहाँ से ही करिए। तो देखिए, सबसे पहले आपने जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अपनी 20 AS पे जरूर जाइए, व्यू फॉर्म पे, ताकि आपको वहाँ पे अपनी एक डिटेल जो है वो मिल जाए। पूरे साल में कितनी आपको इनकम हुई है, कितनी आपके लिए पैसा आपको कहाँ-कहाँ से आया, ये आपको डिटेल वहाँ से मिल सकती है। ये तो था या और जो आपने एक फॉर्म 16 भरा हुआ है, वहाँ से भी आपको एक आप डाटा मिल सकता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल न्यू पे। फाइल न्यू पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ एक ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट पे करंट ईयर लिया हमने 2022-23। ये हमारा करंट ईयर है, असेसमेंट ईयर। और हम जो भर रहे हैं वो भर रहे हैं लास्ट ईयर की 21-22 की। तो हमारे पास दो मेथड है यहाँ पे इसको भरने के लिए। हम चाहें तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन का मतलब ये है कि हम जब ऑफलाइन करेंगे तो जो ये ITR फॉर्म हमारे पास आएगा उसको हम एक्सेल सीट में भर के अपलोड करना पड़ेगा। बट मेरा आपको सुझाव रहेगा कि ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, आप इसी पे जाएंगे तो सबसे अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जब मैंने इसको ऑनलाइन किया तो क्लिक कर दिया। देखिए, अब ये बोल रहा है कि आपने पहले भी अभी मैं ट्राई कर रहा था भरने के लिए, तो आप क्या वहीं पे ही रिज्यूम करना चाहते हैं जहां आपने छोड़ा था, या आप इसको नए सिरे से भरना चाह रहे हैं? तो मैं आपके लिए, क्योंकि नए सिरे से इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। जब मैं यहाँ क्लिक किया तो ये पूछता है सबसे पहले कि आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या अदर हैं। तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करके और ये कंटिन्यू का बटन क्लिक किया। तो ये अब आपसे जानना चाहता है जो इनकम टैक्स वाले कि आप कौन सा ITR फॉर्म भरेंगे। तो सैलरीड पर्सन और जो रिटायरी हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए ITR 1 है, तो हम ITR 1 पे ही क्लिक करेंगे। देखिए, इसको जब मैंने प्रोसीड विद ITR 1 किया तो ये 3 स्टेप हैं। ये बोलता है कि पहले तो डाटा को वैलिडेट करो, जो आपने प्री फिल डाटा, जो आपका DDO ने अगर आपका TDS कटा है तो वहाँ से डाटा आया होगा। ये जहाँ भी आपने कोई अपने सेविंग अकाउंट आधार से लिंक है या पैन कार्ड से लिंक है, तो वो डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी प्री फिल किया है। तो आप ये बोलते हैं कि उसको वैलिडेट करो। दूसरा ये कि कंफर्म ऑन द रिटर्न समरी, आपने जो रिटर्न समरी उसको कंफर्म कर दो। और तीसरा आप ये बोल रहे हैं कि इसको आप वेरीफाई करो और उसके बाद सबमिट कर दो अपनी रिटर्न। तो ये 3 स्टेप में से हम पहला स्टेप ले रहे हैं, ये वाला। तो इस पे वैलिडेट करने के लिए डाटा, तो लेट अस बी स्टार्ट। तो अब ये हमारे से पूछता है कि आप इसको क्यों भरना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाह रहे हैं। तो क्या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ज्यादा है, जो बेसिक एजम्पशन में 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। दूसरा यहाँ पे भी आता है कि ये देखिए 1 करोड़ से ज्यादा आपने ये किया है, वो इसको आप पढ़िए। अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है तो आप इसको अदर पे क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जब हमने इसको कंटिन्यू किया तो ये हमारे देखो ये फिर 5 स्टेप और भरने पड़ेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको वैलिडेट करेंगे हम लोग। ग्रॉस टोटल इनकम को बताएंगे, टोटल डिडक्शन बताएंगे, टोटल पेड बताएंगे, टैक्स जो पेड कर रखा है, और जो टैक्स लाइबिलिटी अभी कितनी बन रही है ये है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा
कि टोटल डिडक्शन एग्जम्पशन से रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बना के रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे एचपी नोटिफिकेशन बाई संख्यान पे मैंने वीडियो डाल रखी है कि टैक्स प्लानिंग के नाम से, तो आप उस पर क्लिक करें। मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि यहाँ भी एक लिंक दे दूं ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सी एग्जम्पशन डिडक्शन जो एक सैलरीड पर्सन है उनके लिए एडमिसिबल है। अब मैं चलूंगा पर्सनल इंफॉर्मेशन पे। तो देखिए पहला स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, जो जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप उसको चेक करिए, अगर ठीक है तो इसको कंफर्म कर दिया। बट ये मेरे से पहले जानना चाह रहा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप स्टेट गवर्नमेंट है, फिर ये बोल रहे हैं कि क्या आप न्यू रिजीम में ऑप्ट करना चाह रहे हैं जो फाइल करने के लिए, या ओल्ड में। तो मैं इसको कर रहा हूँ ओल्ड के हिसाब से ही। अगर आप न्यू रिजीम भी ऑप्ट करना चाहते हैं जिसमें फ्लैट स्लैब रेट है, तो आप अगर नए से भरना, न्यू रिजीम से भरना चाह रहे हैं तो यस यहाँ करें। मैं भरना चाह रहा हूँ पुराने से, तो मैंने यहाँ किया नो और इसको कर दिया कंफर्म। अब दूसरी जो मेरी ऑप्शन आ रही है ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ देखिए ये कुछ इन्होंने प्री फिल डाटा है। ये जो डाटा आया है ये आया है जो सेविंग आपका बैंकों में सेविंग अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में है, जो आपके पैन से लिंक है। एफडीआर का जो इंटरेस्ट है ये पोर्शन है। तो आप इस पे देखिए ये जो एक रेडियो बटन जैसे था, तो एरो बटन, इस पे क्लिक करने के बाद अब हम इनकम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर ट्रांसफर मेंटेनेंस। अगर आपने किया है तो यस करें एग्जम्पशन अगर आप लेना चाहते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। हमारे पास ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है 10-14 में, तो हम इसको नो कर रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि क्या आपको जो सीए मिला है, चिल्ड्रन अलाउंस मिला है, हॉस्टल अलाउंस मिला है, क्या आप वो एग्जम्पशन लेना चाहते हैं। हाँ हम लेना चाहते हैं, पर मैं एक चीज आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये अलाउंसेस आप तभी क्लेम कर पाओगे अगर आपको अलाउंसेस मिले हैं। मींस चिल्ड्रन अलाउंस तभी होगा जब आपको आपकी सैलरी में कि चिल्ड्रन अलाउंस मिला होगा। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, क्योंकि सीए हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, एचपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है और इसकी अमाउंट 200 रुपया है, तो 200 गुना 12 24 रुपया एक साल का हो जाता है। ये बोल रहे हैं कि क्या आप एचआरए की डिडक्शन लेना चाहते हैं 10-13 ए में। हाँ, अगर आपको एचआरए मिला है तो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। कैसे, उसका फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में जरूर डाला है, उसको जरूर देखिए। और यहाँ पे इनका जो एचआरए बन रहा है वो है 3400 रुपया, तो मैं 3400 रुपया जो है वो इसमें डाल रहा हूँ। एलटीसी पे अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ नहीं है इनकी तो नहीं। ये फिर और पूछ रहे हैं कि क्या आप कोई अदर सैलरी पे इनकम एग्जाम्पशन लेना चाह रहे हैं। देखिए मैंने इसको यस कर दिया। यस करने पे ये जनरली वो है जो रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंटल बेनिफिट मिलते हैं, जैसे डीसीआरजी है, अर्न लीव एनकैशमेंट हुई है, कम्यूटेशन कराई आपने पेंशन की, फिर इसके बाद आपने कोई अगर एग्जिट किया है तो आपको वहां से कंट्रीब्यूशन मिला है एनपीएस का। तो ये सारे सारा अगर आपको कोई मिला है तो यस करिए। और इसको भरना कैसे, देखो जैसे मान लो आपको लीव एनकैशमेंट मिली है, आप यहाँ टिक करेंगे, अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। तो ये था, बट मेरा नहीं है तो मैं इसको नो कर रहा हूं। नो करने के बाद ये ऑप्शन आती है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे जब हमने क्लिक किया तो अब ये बोल रहे हैं कि देखो प्री फिल डाटा है, ये बोल रहा है कि ग्रॉस टोटल आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी यहाँ पे डाटा नहीं आया है 20 ईयर्स में, तो अब हम इसको मैनुअली भरेंगे। मैनुअली भरने के लिए मैंने एडिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, और जो ये जो एसएससी हैं जिनकी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी जो टोटल इनकम है वो है 4,31,097 रुपए, ये है सैलरी से। फिर ये देखो अगर आपको कोई परक्विजिट मिल रहे हैं इन लिeu ऑफ सैलरी, या फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ ये कुछ, अगर आपको इनकम फ्रॉम रिटायरमेंटल बेनिफिट अगर कोई आपको लग रहा है तो ये भरिए, और अगर नहीं है तो उसको नहीं भरिए। एक एक कॉलम को आप ढंग से पढ़ के इसमें जहां जहां आपको लगता है कि आपका सैलरी आ सकती है या एग्जम्पशन मिल सकती है, जरूर इसको भरें। अब देखिए ये हमने ले ली है एग्जम्पशन 5800 की, 24 रुपया मैंने एचआरए सीए और 34 रुपया एचआरए। फिर 16 अंडर सेक्शन 16 में, ये देखिए अंडर सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड पर्सन के लिए। सैलरीड पर्सन का मतलब ये है कि अगर आप पेंशनर हैं तब भी आप
इनकम ऑफ सैलरी के हेड में ही आपकी कैलकुलेशन होती है। तो ये 50,000 की अंडर सेक्शन 16 के तहत जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस हो जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, अगर आपको कहीं आपको उसमें लगता है कि एग्जम्पशन है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ के इसको सेव कर रहा हूँ। देखिए, ये डेटा सारी कैलकुलेशन गुना भाग अपने आप कर रहा है, आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको मैंने कर दिया कंफर्म। कंफर्म करने के बाद ये बोल रहा है कि टोटल डिडक्शन डिडक्शन मिलती है हमें सेक्शन 80 के तहत। तो 80 के तहत कौन कौन सी डिडक्शन है पिछली वीडियो मैंने बताया है, बट आपको यहाँ फटाफट इसको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपने कोई डोनेशन दे रखी है तो अगर डोनेशन है 50% भी होती है, 100% भी है। अगर आप को लगता है तो इसको यस करें, अगर आपने नहीं दिए तो नो करें। और क्या आपने कोई डोनेशन साइंटिफिक और रूरल डेवलपमेंट वर्क्स के लिए अगर आपने डोनेशन दी है तो ये 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो यस करें। यहाँ नहीं दिया है तो हमने इसको नो किया है। और आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80GC में है, तो अगर आपने एलिजिबल है तो यस करें, नहीं तो नो करें। एटीसी में एलआईसी पे पैसा है, या जो आपकी एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, या जो आपका एटीसी में बहुत डिटेल में मैंने बता के रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं कि कौन कौन सी हैं, बट हम यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो क्योंकि एटीसी में हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिलेगी। कितनी है, तो ये अमाउंट मैक्सिमम 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। तो यहाँ जो ये एसएससी है इनकी बन रही है 1,31,044 रुपए। तो ये मैंने डाल दी है। मैक्सिमम हम यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं 1.5 लाख रुपया। फिर 80CC-D2 वो है जो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आज पहले जो हमारी जो एनपीएस एम्प्लॉइज हैं 15 जुलाई 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश में एनपीएस इंट्रोड्यूस हो गया है, तो 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दे रही है और 10% जो वो एम्प्लॉइज दे रहे हैं। तो इसमें भी अंडर सेक्शन 80CC-D में क्या हो रहा है कि अब टोटल जो इनकम है उसमें जो एम्प्लॉयर शेयर है, जो एम्प्लॉयर ने 14% दिया है, वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो रहा है। तो उस पे हम 80CC-D2 में हम एग्जम्पशन ले सकते हैं। कितना, जो भी 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 10% है, तो ये जो बन रहा है कंट्रीब्यूशन, ये है 34,826 रुपए। एटीडी में अगर आप एटीडी में क्या है कि अगर इस पे ये देखो, ये बोल रहा है शेड्यूल 80 इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, मींस ये कहां फिल होगा, आप यहां क्लिक करेंगे, यहां नहीं खुलेगा। जब आप कंटिन्यू में जाएंगे तब ये आपको शेड्यूल निकलेगा, वहां पे आप इसकी डिटेल भरेंगे। बट इस सिंपली बताऊं कि ये मेडिकल क्लेम से रिलेटेड है। जैसे आपने कोई मेडिकल क्लेम पॉलिसी ले रखी है, मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसी ले रखी है, और इसमें 5,000 रुपया जो है वो हेल्थ रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए भी आप ले सकते हैं, अपने लिए भी और फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी। तो ये कौन सी डिडक्शन है, इस पे डिटेल पे उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं यहाँ पे इसको नो कर रहा हूँ, या चलो मैं इसको यस कर देता हूँ, क्योंकि 5,000 रुपया जो एक टैक्स प्लानिंग है, ये अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जो है, जिसमें आपको कोई भी बिल वाउचर देने की जरूरत नहीं है, 5,000 रुपया अपना और 5,000 रुपया अपने पेरेंट्स का क्लेम कर सकते हैं। एटीई मींस अगर आपने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो एटीई में आप यहाँ पे यस करके अमाउंट उसका डाल सकते हैं। बट हायर एजुकेशन का मतलब ये है कि +2 के बाद अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसके लिए, उन बच्चों के लिए। एटीटीटीए में क्या है कि इसमें मैक्सिमम, क्योंकि ये जो एसएससी है ये सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 80TTA आ रहा है। अगर ये सीनियर सिटीजन होते तो 80TTB आना था। तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की डिडक्शन है, और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए है 10,000 रुपए की। तो इनके केस में 10,000 रुपए की डिडक्शन होगी। और ये बोल रहे हैं यस कर दीजिए, और अमाउंट कब डलेगा, जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे हम 80TTA में इसका अमाउंट डालेंगे। और आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अगर कोई आपको और डिडक्शन लग रही है, देखिए जैसे 80CC-D1 में है, 80CC-B1 में है, ये
ये सारी हैं, ATEE है, ATAEA है, GGGC है, ATU में है। ये सारी डिडक्शन आप चाहें तो ले सकते हैं, बट पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी है, जैसे डिसेबल है तो आप यहाँ ATU में 75,000 की ले सकते हैं। 80% से ज्यादा है आप डिसेबल तो 1,25,000 रुपए की ले सकते हैं। और इसी तरह ये है, जैसे एक जो मेन एनपीएस एम्प्लॉइज के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप 80cc DB1 में जो कंट्रीब्यूशन टू, जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है पेंशन का, वो आप यहाँ क्लेम ले सकते हैं। मैक्सिमम ये एडिशनल है, आपने जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन जमा कराया है वो 50,000 रुपए तक मैक्सिमम आप यहाँ पे ले सकते हैं, इन एडिशन टू 80C जो आपने 1.5 लाख रुपया वहां पे हो जाता है। मींस टेक्निकली देखा जाए तो आप 50,000 रुपए की यहाँ पे ले सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू 80cc DB1B में, और 80C में 1.5 लाख रुपए की जो डिडक्शन है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन था वो 48,599 रुपए जो इन्होंने एनपीएस जमा कराया है, तो वो मैंने यहां पे डाल दिया है, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए, ये है जो शेड्यूल की बात कर रहे थे, तो आपने जो जो यहां पे लिया है शेड्यूल, उसकी डिटेल आपको यहां पे देनी पड़ेगी। 80C में मींस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, कोई कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड है, जीपीएफ है, सीपीएफ है, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 80D में मैंने बताया था हेल्थ से रिलेटेड है, यहाँ पे हम 5,000 रुपया जो है सेल, जो हमने रूटीन अपनी हेल्थ चेकअप के लिए जो है वो हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है कि whether you or any of your family member is a senior citizen, अगर उसमें है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। और फिर आपने यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यहाँ पे डालना आपने 5,000 रुपया। ये 5,000 उसी में आएगा अगर आप 50,000 तक, जो मैक्सिमम 80D में आपको डिडक्शन मिलती है अपने लिए, और 50,000 मिलती है आपको अपने पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए भी आप यहाँ पे ले सकते हैं 5,000 रुपए की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए। तो इसको हम करेंगे सेव, और अब है 80D हमने हो गया। 80G, G मींस डोनेशन, डोनेशन पे अगर आपने कोई अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 80GGA में अगर आप कर सकते हैं अगर कोई आपने ये डिडक्शन ली है। 80TTA मींस अगर आपने सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिला है मैक्सिमम, मैंने बोला कि 10,000 तक जो सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप यहाँ ले सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनको पहले ही बता रखा है, उसमें ऐड है 32,000 रुपया जो टैक्स है, सेविंग पे इंटरेस्ट है, तो हम मैक्सिमम यहाँ पे जो डिडक्शन ले सकते हैं 10,000 की ले सकते हैं। ये आपको अलर्ट देते रहेंगे इस तरह, पर इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे आगे कंफर्म। देखो हमने 1 2 3 ये 3 चीजें कंफर्म होगी। अब हम ये बोल रहे हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड में ये आपकी डिटेल बताएगा जो आपके डीडीओ हैं उन्होंने कितनी आपका जो है वो टीडीएस काट रखा है। तो क्योंकि ये तो टैक्स के रेंज में नहीं आते थे तो इनका कोई टीडीएस नहीं कटा है। अगर आपका कटा होगा तो यहाँ पे अमाउंट उन्होंने दिखाएंगे जो आपका डीडीओ ने टीडीएस कटा है। तो आप यहाँ क्लिक करके उसकी डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको कर दिया मैंने कंफर्म। कंफर्म करने के बाद अगला आ रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि इनकी टैक्स लायबिलिटी, इनकी जो टैक्सेबल इनकम बन रही है क्रॉस टोटल इनकम को सब उसमें से डिडक्ट करके वो बन रही है टोटली 1,76,000 रुपया। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो इसको कर दिया 0। एक चीज और बता दूं, अगर 5 लाख तक आपका बनता है 12,500 रुपया, परंतु उसमें क्या है कि आपको अंडर सेक्शन 87A में वो रिवेट आप 12,500 के ले सकते हैं। उसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, 89 क्या है, अंडर सेक्शन 89 में रिलीफ आपको मिल सकती है। अगर आप कोई एरियर मिला है तो एरियर को क्लेम कर सकते हैं। आपको ये फॉर्म 10E भरना पड़ेगा। इसको क्लिक करके आप उसकी रिवाइज ITR जो भरनी पड़ेगी, तो आप उसकी भी रिवेट यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपको एरियर मिला है कोई सैलरी वगैरह में। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कंफर्म। कंफर्म करने के बाद
ये देखिए 5 स्टेप हो गए हैं, ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया, ये भी और ये भी। टैक्स लायबिलिटी 0 है, इसको हम करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद ये एक बार बोलते हैं, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसको ये बोलता है कि आप एक बार इसको देख लो, कोई आपकी गलती तो नहीं रहेगी। तो इसको मैंने कर दिया आए, ये पूरा इन्होंने डिटेल दे दिया कि कौन कौन भर रहा है। बाकी ये आपको नीचे वाला भरने की जरूरत नहीं, ये तब भरा जाता है अगर कोई आप इसको अपने आप ना भर के सीए से भरवाते हैं। और इसको आपने कर दिया प्रोसीड टू चेकआउट, और ये सारी आ गई डिटेल टैक्स की। एक बार इसको डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि एक बार आपने अगर इसको भर दिया है तो ये बाद में वापस नहीं होती, ये आपकी वैलिडेट हो जाएगी। प्रोसीड टू वैलिडेट करने के लिए कर दिया क्लिक। अब देखिए ये बोल रहा है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो मेरा आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि एक बार इसको गो थ्रू कर लें, एक बार डिटेल से देख लें, कोई कमी आपसे रह ना गई हो, क्योंकि एक बार आपने भर दी तो फिर आपको रिवाइज आईटीआर ही भरनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, नेक्स्ट स्टेप। तो ये बोला कि वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, लेटर भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको जो भी आपके पास प्रिंट आउट निकलता है उसको आप 120 दिन के अंदर अंदर उनको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो मैंने ले लिया ई वेरीफाई नो करके क्लिक कर दिया कंटिन्यू। अब ये बोल रहा है कि ये है डिटेल असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर 1 पे हम भर रहे हैं, और ये बोल रहा है कि हाउ वांट यू ई वेरीफाई, कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, डीएससी के थ्रू करना चाहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करना चाहते हैं, या मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से आपका और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। तो मैंने कर दिया क्लिक ओके। ये बोल रहे हैं कि यस। अब ओटीपी चला जाएगा मोबाइल पे, और जैसे ही मोबाइल पे ओटीपी गया आप इसको 10 मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पे भर देंगे और आपका यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ डालता रहूंगा। मेरा आपसे अनुरोध जरूर है कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और स्टिल अगर आप कोई इसमें और जाना चाहते हैं तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूंगा। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।